नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आधा घंटे या 1 घंटे की क्लास लेकर आने वाला हूं और उस क्लास में केवल जो प्रश्न आने वाले हैं, संभावित प्रश्न हैं जिनकी 90% संभावना है आने की, उनको मैं लेकर आने वाला हूं। तो लीजिए दोस्तों, मेरे पास कुछ संभावित प्रश्न आ चुके हैं और मैंने तैयार इनको किया हूं एक आकलन से। तो ये मेरा लगभग जो है संभावना जो है काफ़ी सटीक हो जाती है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें, मैं आपको एक एक प्रश्न समझाऊंगा बहुत शॉर्ट तरीके से, तो आपको पूरा समझना है और ये वीडियो को मिस नहीं करना है। यदि आप ये वीडियो को मिस करते हो तो मुझे लगता है कि आपके नंबर पेपर में कम आने वाले हैं। तो आप जो है पूरा मेरे वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक प्रश्न। तो यह क्लास हमारी बड़ी भी हो सकती है, समथिंग 1 घंटे की, तो आपको पूरी देखना है। 2 पार्ट्स में आज हमारी ये क्लास होगी, आपको पूरा ध्यान देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, पहला प्रश्न है आपके सामने 2 नंबर का और उसमें प्रश्न में पूछा क्या है, उत्तम साइलेज के कोई 2 गुण लिखिए। तो उत्तम साइलेज के पहला गुण तो ये होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उत्तम साइलेज के गुण निम्नलिखित है। पहला कि साइलेज में किसी भी प्रकार की फफूंदी नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिर इसके बाद में अच्छी साइलेज का पीएच मान 4.2 से 4.2 से 4.5 इसका पीएच मान होना चाहिए। ये 2 विशेषता हो गई। आप एक और याद रखिए कि साइलेज की जो गंध है सुहावनी होनी चाहिए और थोड़ी स्वाद में अम्लीय होना चाहिए, तो पशु अच्छे से चाव से खाते हैं। तो ये साइलेज के 3 गुण आप याद रखिए। अब इसके बाद में अथवा में क्या दिया है, हे बनाते समय आवश्यक पोषक तत्वों की कोई 2 हानियां लिखिए। तो हे बनाते समय पोषक तत्व की हानि किस प्रकार से होती है, तो पहली हानि होती है धूप के कारण। धूप के कारण क्या होता है कि यदि हम हे बनाने वाले चारे को यदि ज़्यादा सूखा लेते हैं तो उसकी पत्तियां झड़ जाती है और ज़्यादातर पोषक तत्व किस में होते हैं, पत्ती में होते हैं। तो आप सीधे कहोगे कि पोषक तत्व की हानि हो जाती है पत्तियों के झड़ने के कारण। दूसरा क्या दिया है, सुखाते समय चारे में उपस्थित कैरोटीन की हानि होने से विटामिन ए की कमी भी हो जाती है। विटामिन ए की कमी किसके कारण होता है, कैरोटीन के नष्ट हो जाने के कारण। तो ये हुई 2 हानियां। और यदि आप तीसरी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि किण्वन के कारण चारे में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट की हानि भी हो जाती है। तो ये है ये बनाते समय आवश्यक पोषक तत्व की कोई 2 हानियां। अब हमारे सामने जो प्रश्न हमको आया हुआ है वो क्या है कि थनैला रोग के कारक का नाम तथा कोई एक उपचार लिखिए। तो थनैला रोग का रोग कारक क्या है, जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या नाम है उसका, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये हो गया कारक का नाम। अब इसके लिए कोई 2 उपचार। तो 2 उपचार में हमसे पूछा है, तो पहला उपचार क्या है, कीट साइफन व थन से दूध निकालकर थन में एंटीबायोटिक दवा को पहुंचाना। दूसरा क्या है, फिर दूसरा ये है कि थनों को गर्म पानी से सिकाई करना चाहिए या बर्फ से सिकाई करने से भी पशुओं को आराम मिलता है। और तीसरा क्या है, पशुशाला की साफ सफाई हमेशा करते रहना चाहिए। अथवा में क्या दिया है, पशुओं में विष ज्वर के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो ऐसे तो विष ज्वर को क्या कहते हैं, एंथ्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 लक्षण क्या है, पहला लक्षण ये है कि प्राकृतिक छिद्रों से कोल तार जैसे स्राव का निकलना। प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, कान, मुंह और मलाशय, यहाँ से कोल तार जैसे रक्त स्राव होना। और दूसरा क्या है, शरीर का तापमान बढ़ जाना। तीसरा भी आप लिख सकते हो कि पशु के नाक का पानी सूख जाना। और भी बहुत सारे हैं, तो आप केवल ये 3 ही याद रखिए। फिर हमारे सामने जो है अगला प्रश्न क्या दिया है कि शहरी बकरी का नाम तथा कोई
एक विशेष लक्षण लिखिए। शहरी बकरी का नाम बताना है और कोई उसका एक विशेष लक्षण लिखना है। देखो बहुत सरल प्रश्न है, आप मेरे साथ बिल्कुल पूरा ध्यान से समझिए। तो शहरी बकरी यानी सिटी गोट बर्बरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? और बर्बरी को कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता पूछा है तो इसका कद क्या होता है? छोटा होता है। इसका कद छोटा होता है। और यदि आप अपने तरफ से एक विशेषता और लिख सकते हैं कि यह जो है प्रतिदिन 1 लीटर दूध देती है, प्रति वर्ष 2 बार बच्चा देती है। तो ये 3 लक्षण मैंने आपको शहरी बकरी के बताया, तो बस आप यही याद रखिए। फिर उसके अथवा में क्या दिया है? दूध की रानी बकरी का नाम तथा इसके शरीर का रंग लिखिए। तो दूध की रानी जो बकरी है, दूध की रानी सनेन बकरी को कहा जाता है। ये विश्व में दूध की रानी सनेन बकरी को कहा जाता है तथा इसके शरीर का रंग जो होता है सफेद होता है। इसके शरीर का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। दूसरी विशेषता लिख लीजिए कि यह प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। फिर अगली विशेषता लिख लीजिए कि यह विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरियों की नस्लों में एक है। तो यह है इसकी विशेषता। अब हमसे पूछा है 9वां नंबर, हम प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर का दिया, बहुत छोटा सा प्रश्न है। बीकानेरी भेड़ का मूल स्थान लिखिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, आंसर यहीं पर दिया है। बीकानेरी यानी बीकानेरी भेड़। बीकानेरी भेड़ का मूल स्थान जो है बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर। अब कोई एक विशेषता बताना है तो यह भेड़ जो है बीकानेरी भेड़ सूखा सहनशील होती है। पहली विशेषता क्या है? सूखा सहनशील होती है। फिर दूसरी विशेषता क्या होगी कि यह है मांस के लिए, दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कद मध्यम सींग रहित यह जाति होती है। और तीसरी विशेषता आप लिख सकते हैं, नाक, आंख व चेहरे पर ऊन नहीं होती है। ये बीकानेरी नस्ल की विशेषता है। अब क्या पूछा है? हिसारडेल भेड़ की कोई 2 पहचान लिखिए। हिसारडेल भेड़ की कोई 2 पहचान लिखिए। तो सबसे पहली पहचान है, यह एक संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है? यह एक संकर नस्ल है। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान इसकी यह है, बीकानेरी मादा तथा मेरिनो नर, इन दोनों के क्रॉस से यह नस्ल तैयार की गई है। यह है इसकी दूसरी पहचान। और यदि आप तीसरी पहचान लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, यह एक दुकाजी नस्ल है। तो यह है हिसारडेल भेड़ की पहचान। अब हम क्या देखने वाले हैं? क्रीम का औसत संघटन। क्या देखने वाले हैं? क्रीम का औसत संघटन। अब हमसे पूछा गया है क्रीम का औसत संघटन। तो क्रीम का औसत संघटन में देखेंगे हम तो जल की मात्रा 65% होती है, वसा की मात्रा 26% होती है, केसिन की मात्रा 3% होती है, खनिज की मात्रा 0.6% होती है और शर्करा की मात्रा 4% होती है। यह है क्रीम का औसत संघटन और यह काफी बार प्रश्न में पूछा जाता है। अब देखेंगे मक्खन का औसत संघटन। मक्खन के औसत संघटन में दिया हुआ है, वसा की मात्रा 82%, जल की मात्रा 15%, छाछ की मात्रा 1% और नमक की मात्रा 2%। ये मक्खन में या मक्खन का औसत संघटन है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अब हमसे 11वां प्रश्न पूछा गया है जो 2 नंबर का है। देखिए, मैं ये प्रश्न जो हल आपको करवा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनको इग्नोर नहीं करिएगा, आप बिल्कुल इनको ही पढ़ के जाना है।
आपको मैं लगभग जो है 60 क्वेश्चन हल कराने वाला हूं, तो 60 में से निश्चित ही है यही प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, घी में वसा तथा नमी का प्रतिशत लिखिए। तो घी में वसा का प्रतिशत 99.5 होता है, और यदि हम नमी की मात्रा देखें तो 0.5% होती है। देखिए कितना सा पूछा है, वसा की मात्रा 99.5, नमी की मात्रा 0.5 होती है। फिर इसके बाद में अगला अथवा में क्या दिया है, मक्खन बनाते समय आवश्यक कोई 2 बातों को लिखिए कि मक्खन बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। जिस दही से, नंबर 1 आवश्यक बात, जिस दही से मक्खन बनाया गया हो वह साफ एवं शुद्ध होना चाहिए। पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि जब दही को मथते समय मक्खन निकालने के लिए तो वहां पर जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो हम जामन डालते हैं दही जमाने के लिए, उसकी अम्लता 0.8% होनी चाहिए। 0.8% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मक्खन अधिक खट्टा बनेगा। तो ये 3 बात आप ध्यान रख लीजिए, बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब पूछा है चेडर पनीर का संगठन लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है हमारा लास्ट। चेडर पनीर का संगठन लिखिए। तो चेडर पनीर का जो संगठन की हम बात करें तो चेडर पनीर में जल की मात्रा जो है 37% होती है, वसा की मात्रा 32% होती है, प्रोटीन की मात्रा 25% होती है, लैक्टोज की मात्रा 2% होती है, और खनिज की मात्रा 3.7 होती है। ये है चेडर पनीर की औसत संगठन। अब हम देखने वाले हैं दही का संगठन। दही का संगठन में क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले दही में पानी हम देखते हैं, तो पानी कितना होता है, 85% होता है, और वसा जो होता है 5%, लैक्टोज जो होता है 4%, प्रोटीन होती है 3%, और खनिज होता है 0.8%। तो यह था दही का संगठन। क्या था, दही का संगठन। अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न जो है, जो 3 नंबर का है, और वो क्या है, पशुओं को दवा देने की कोई 3 विधियों को लिखिए। तो हमें पशु को दवा देने की 3 विधि बताना है। तो मैंने आपको कई बार समझाया हूं, लेकिन आज फिर से आपको समझा देता हूं। तो पशुओं को दवा देने की जो है पहली विधि है पुल्टिस द्वारा, और दूसरी विधि है पाउडर द्वारा, और तीसरी विधि है सुई द्वारा, और चौथी विधि है एनीमा द्वारा। ऐसी कई सारी विधि है पशुओं को दवा देने की। अब हमसे पूछा है प्रोब, स्पेचुला तथा डोकिंग मशीन के उपयोग लिखिए। तो हम सबसे पहले प्रोब का उपयोग देखेंगे। प्रोब यह धातु का बना एक यंत्र होता है, और इससे क्या करते हैं, पशुओं के घाव की गहराई को नापते हैं और इसको घाव के अंदर पहुंचाते हैं, इसे प्रोब कहते हैं। फिर इसके बाद में दिया है स्पेचुला। स्पेचुला का क्या उपयोग है, स्पेचुला के बारे में हम समझते हैं। अब स्पेचुला का बहुत साधारण उपयोग है। स्पेचुला एक स्टील का बना हुआ चाकू की तरह होता है, जो घाव में मरहम पट्टी करते समय मलहम बनाने के काम आता है। फिर इसके बाद में तीसरा दिया है डोकिंग मशीन। तो डोकिंग मशीन का उपयोग जो है पूंछ काटने के लिए होता है। किसकी पूंछ, भेड़ की पूंछ काटने के लिए होता है। अब इसके बाद हमको देखना है 14 प्रश्न। 14वां प्रश्न में क्या दिया है, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के 3 कारण लिखिए। यानी कुल मिला के हमसे ये कहा गया है कि पशु के बीमार होने के कारण बताइए। तो पहला तो जो है पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने का कारण कि पशुशाला की साफ सफाई नहीं रखना। दूसरा कारण यह है पशुओं को संतुलित आहार न मिल पाना। तीसरा कारण यह है पशुओं के लिए समय समय पर टीकाकरण की व्यवस्था ना होना। ये 3 बड़े कॉमन से कारण हैं
कारण तो बहुत कई सारे हैं, लेकिन आप ये 3 कारण याद रखिए। फिर क्या दिया है, बीमार पशुओं के कोई 3 लक्षण लिखिए। और ये बड़ा चाहता प्रश्न है पेपर वाले का, ये बहुत पूछता है, बीमार पशु के लक्षण बताओ, स्वस्थ पशु के लक्षण बताओ। तो हमें देखना है बीमार पशुओं के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो बीमार पशु का पहला लक्षण ये है कि वो जुगाली नहीं करता है। दूसरा लक्षण ये है कि उसके नाक का पानी सूख जाता है। तीसरा लक्षण ये है कि पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और चौथा लक्षण ये है कि दूध का उत्पादन घट जाता है। बस आप ये कॉमन सी चीजें याद रखिए। अब इसके बाद में हमसे 15वां प्रश्न में पूछा है कि आइसक्रीम के कोई 3 खाद्य महत्व लिखिए। आइसक्रीम के 3 खाद्य महत्व हमें लिखना। अब हम देखने वाले हैं आइसक्रीम के कोई 3 खाद्य महत्व। तो पहला तो ये खाद्य महत्व ये है कि दूध की अपेक्षा आइसक्रीम में 4 से 5 गुना वसा अधिक होती है, तो ऊर्जा भी अधिक मिलती है। दूसरा महत्व ये है कि आइसक्रीम में सभी एमिनो अम्ल होते हैं। तीसरा महत्व क्या है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस आदि भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और चौथा महत्व आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि आइसक्रीम में कार्बोहाइड्रेट भी अधिक होता है। तो है ये आइसक्रीम के कोई 3 खाद्य महत्व। अब पूछा है कुल्फी बनाने की फ्लो चार्ट विधि लिखिए। तो ये मैं आपको एक पुस्तक से बता देता हूं कि इस तरह से फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तो ये आपको दिख रहा है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में कैसे बनते हैं, सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट, भैंस का दूध, भैंस का शुद्ध दूध लेना है, ऐसे बनाना फ्लो चार्ट। फिर क्या करना है, उसको आधा भाग गर्म करके उड़ालना है। फिर उसमें क्या करना है, 20% चीनी मिलाना है, 0.5% अन्य वस्तुएं जैसे बादाम, पिस्ता, इलायची। फिर क्या करना है, मिश्रण को गर्म करना है। फिर दिया है ठंडा करना। फिर दिया है मिश्रण को शंकुओं में भरना। फिर दिया है शंकुओं में ढक्कन लगाना। और फिर शंकुओं को 5 से 7 सेल्सियस तक ठंडा करना। फिर दिया है नमक तथा बर्फ के मिश्रण में प्रशीतन करना। और फिर लास्ट में क्या करना, फ्रिज में संग्रहण करना। तो इस तरह से फ्लो चार्ट तैयार किया जाता है। तो अभी हमने फ्लो चार्ट के बारे में देखे। अब हमारे सामने है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न में क्या दिया है, फुहार शुष्कन विधि के कोई 3 चरण लिखिए। फुहार शुष्कन विधि जो कि दुग्ध चूर्ण बनाने के काम आती है, उसके 3 चरण हमको लिखना। फुहार शुष्कन विधि के 3 चरण लिखना है। तो पहला चरण क्या लिखना है हमें कि सबसे पहले दूध को 63 सेल्सियस तापमान पर आधे घंटे तक गर्म करके पाश्चुरीकृत किया जाता है। पहला चरण ये हो गया। दूसरा चरण क्या है, दूध के पानी को अलग करके निर्वात पैन में वाष्पित किया जाता है। दूसरा चरण यहां तक लिखिए। तीसरा चरण में क्या लिखना है कि संघनित दूध को स्प्रे चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर वर्षा की बूंदें जैसे दूध को क्या किया जाता है, फुहार के रूप में स्प्रे किया जाता है। और वहां पर जहां अति गर्म यानी वहां बहुत गर्म हवा जिसका टेम्परेचर 120 सेल्सियस होता है, हवा तीव्र गति से भेजी जाती है। तो आप केवल ये 3 चरण याद रखिए, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है क्योंकि अभी पेपर का समय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है संघनित दूध बनाने के कोई 3 चरण लिखिए। संघनित दूध बनाने के कितने चरण लिखना है हमें, 3 चरण लिखना है। तो सबसे पहले संघनित दूध बनाने के लिए हमें दूध को क्या करना पड़ता है, दूध का मानकीकरण। क्या करना पड़ता है, दूध का मानकीकरण। मानकीकरण मतलब ये होता है कि दूध को शुद्ध है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो दूध का मानकीकरण में आप ये लिखिए, शुद्ध ताजा दूध जिसकी अम्लता 0.2% से अधिक ना हो, ऐसे दूध को संघनित दूध बनाने के लिए चुनना चाहिए। पहला चरण ही हो गया। दूसरा चरण क्या होगा, पूर्व तापन। पूर्व तापन का मतलब होता है दूध को गर्म करना। तो दूध को जो है 62.8 सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ये 2 चरण हो गए। फिर तीसरा चरण लिखिए,
जब संघनित दूध तैयार हो जाता है तो पैकेजिंग करते हैं। क्या करते हैं? पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में क्या लिखना है? पॉइंट डालना है पैकेजिंग। संघनन के पश्चात, यानी दूध को संघनन के पश्चात 60 से 63 फ़ारेनहाइट तक ठंडा करके डिब्बों में भरकर डिब्बों को सील कर दिया जाता है। ये है 3 चरण। तो आप ये 3 चरण ध्यान रखिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम कि आदर्श राशन के कोई 4 गुण लिखिए। तो ये पार्ट 1 का प्रश्न है, ये आपको खुद पता होगा, इसको मैं हल नहीं करवाऊंगा। फिर इसके बाद में क्या दिया हमें? पशुओं की जांच के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। हाँ, इसको मैं बताऊंगा। पहला उद्देश्य क्या है? पशुओं की पीढ़ी के बारे में पता करना। फिर इसके बाद में दूसरा, पशुओं के दुग्ध उत्पादन रिकॉर्ड का पता करना। तीसरा जो है, पशुओं के नस्ल के बारे में पता करना। ये 3 लक्षण आप लिखिए। फिर इसके बाद में क्या दिया है? पशु जांचकर्ता के कोई 4 गुण लिखिए। तो पशु जो जांचकर्ता होता है, जो जजिस होता है, उसको उसके अंदर क्या क्या विशेषता होना चाहिए? पहली विशेषता, पशु जांचकर्ता को पशुओं के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, पशुओं के जांच करते आना चाहिए। दूसरी विशेषता ये है। तीसरी विशेषता ये है कि जांचकर्ता को पशुओं के बाह्य अंग व अंतः अंग के बारे में पता होना चाहिए। चौथी विशेषता ये है कि जांचकर्ता को पशुओं की नस्लों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो ये 4 विशेषता बहुत सरल है, आप इनको याद रखिए। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न में क्या दिया है? अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक। अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने वाला कारक पहला क्या है? तापमान। फिर दूसरा क्या दिया है? अंडे की गुणवत्ता। और फिर तीसरा क्या दिया है? वायु कोश की स्थिति। वायु कोश यानी अंडे के अंदर हवा जाने वाला जो एक छिद्र होता है, उसकी स्थिति की बात हो रही है। फिर चौथा क्या दिया है? अंडे संग्रह की अवधि, कि कितने अवधि के लिए अंडे को संग्रह किया गया है। तो ये 4 कारक है। अब हमको इंक्यूबेटर के बारे में पूछा है कि इंक्यूबेटर के प्रयोग के कोई 4 लाभ लिखिए। तो इंक्यूबेटर का प्रयोग, सबसे पहला जो है लाभ है वो क्या है? कि यह एक व्यापारिक विधि है। दूसरा यह है कि इसमें समय की बचत होती है। तीसरा कि इसमें निरोगी चूजे को पैदा किया जाता है। फिर चौथा क्या है? कम समय में अधिक से अधिक अंडज को निकाला जाता है, यानी चूजे को लिया जाता है। और फिर पांचवा जो लाभ है वो ये है कि समय की बचत होती है और आर्थिक हानि नहीं होती है। ये सब हम लिख सकते हैं। अब हमसे लास्ट में 20वां प्रश्न में क्या पूछा गया है? चिरकालिक श्वसन रोग के रोगजनक तथा कोई 3 लक्षण लिखिए। तो चिरकालिक श्वसन रोग का रोगजनक जो है वो क्या है? एक माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा, और उसका नाम है गैलीसेप्टिकम। क्या नाम है उसका? गैलीसेप्टिकम। अब इसके 3 लक्षण क्या है? यदि चिरकालिक श्वसन रोग होता है तो मुर्गियों में सर्दी हो जाती है। सर्दी होगी तो क्या क्या होगा? मुर्गियों को सांस लेने में बहुत कष्ट होगा। फिर इसके बाद में सांस यदि वो लेगी, दूसरा लक्षण क्या है? सांस, जब मुर्गी सांस लेती है तो गुड़ गुड़ की आवाज आती है। तीसरा जो है, मुर्गियों को छींक आती है। और चौथा क्या है? मुर्गियां मुंह खोलकर हाँफती है। ये इसके क्या है? लक्षण है। अब हमसे अथवा में क्या पूछा है? रानीखेत बीमारी के खोज का वर्ष तथा कोई 3 लक्षण लिखिए कि रानीखेत बीमारी की खोज कब हुई थी। रानीखेत बीमारी की खोज 1928 में हुई थी।
और ये 1928 में रानीखेत इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है, वहां के ऊपर से हुई थी। अब इसके बाद में इसके 3 लक्षण क्या है यदि रानीखेत बीमारी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अधिक संख्या में मुर्गियां एक साथ बीमार हो जाती है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण ये है कि मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा लक्षण ये है कि मुर्गियों को दस्त लगने लगते हैं। और चौथा लक्षण ये है कि मृत्यु 1 या 2 दिन में हो जाती है। तो ये हमने पहला जो आज के हमने ये प्रश्न देखे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको देखना भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनको भी इसी तरह मैं समझाऊंगा। तो वो भी आप देखें ताकि आपका कल का पेपर जो है 70 में से 70 नंबर आपको मिले। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।